डिफेंस सिस्टम, हथियार डिपो तबाह हुए हैं। ब्रिटिश सेना ने एक फुटेज जारी किया है जिसमें कई टाइफून जेट साइप्रस के एक एयरबेस से उड़ान भरकर अपने टारगेट की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। तो हूती विद्रोही जो कि लाल सागर में लगातार जहाजों को निशाना बना रहे थे, अब उन पर पलटवार किया जा रहा है और जोरदार हमला किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी ब्रिटिश सेना ने बम बरसाए हैं। टॉमहॉक मिसाइल और फाइटर जेट से निशाना बनाया गया है। तो हूती विद्रोही जिन्होंने इजराइल और हमास के जंग के बाद से एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश की थी, रेड सी में कई विमानों को कई जहाजों को निशाना बनाया था, समुद्री जहाजों को, और इसके बाद अब जाकर के अमेरिका और ब्रिटेन ने अटैक शुरू कर दिया है। यहां दीपक वोरा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, कई और खास मेहमान बने हुए हैं। दीपक वोरा साहब, क्या अब इन हमलों के बाद कोई कूटनीतिक रास्ता नहीं बचा है या फिर दोनों साथ साथ चलते रहेंगे? एक और सबक सिखाया जा रहा है, दूसरी ओर डिप्लोमेटिक चैनल से भी बातचीत होगी। कोशिश तो यही रहेगी कि किसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत हो, क्योंकि यमन में अभी कुछ बचा नहीं है। ये जो बम बम फेंक रहे हैं वहां पर सब खत्म हो गया। 1990s में जब हूथी मूवमेंट पहली बार आया, मैं तो इस इलाके में रहा हूं सर, वो शुरू में जो तालिबान होते थे वैसे थे। ये धोती फटी हुई और फटे हुए अरब ड्रेस पहन के आते थे, अब तो टॉप क्लास यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। इनके पास जो कहा आपने, इनके मिसाइल डिपोज पे हमले किए, ड्रोन फैक्ट्रीज पे हमले कहां से आई है? हूथीज के पास इतनी अकल नहीं है कि ये बना सके। ये सब कुछ बाहर से आ रहा है, ईरान से और चाइना से। तो जब तक इन दोनों को नहीं टैकल किया जाएगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर शांति होगी। अगर किसी को इससे फायदा हो रहा है तो वो शिपिंग लाइंस को हो रहा है, पश्चिमी जो कंपनीज है उनको फायदा हो रहा है। चाइना को नहीं हो रहा, क्योंकि जो उसकी भी शिप्स, जो 2000 शिप्स कहते हैं नवंबर से, उन्होंने लंबा रूट लिया है, बहुत कीमत, जो कॉस्ट है बहुत बढ़ गई है। तो फायदा सिर्फ कंपनीज को हो रहा है। मेरा अपना मानना, मैं इस एरिया में रहा हूँ सर, ये जो मिडिल ईस्ट है ना सर, ये अंग्रेजी की कहावत है, विच इज ब्रूड। चुड़ैलों ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दी, चलता रहेगा। जिसने हाथ डाला है वो चल गया है। अमेरिका और ब्रिटेन भी चलेंगे इसके अंदर। अब आप आतंक का एक राइज देखेंगे। जी, प्रणय हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, अगर बात की जाए इन हमलों की, तो ये हमले क्या आने वाले दिनों में रुक सकते हैं या फिर अभी और इंटेंसिटी इनकी बढ़ने की आशंका है? ये सिर्फ वार्निंग कॉल है या फिर ये फुल फ्लेजेड अटैक है? देखिए, इसको पूरी तरह से माना जा सकता है कि पश्चिम एशिया के अंदर एक नया मोर्चा खुला है। नया मोर्चा इस लिहाज से खुला है कि हूथियों ने जिस तरीके से चैलेंज दिया था, जिस तरीके से सेंट्रल कमांड की पोस्टेड जितने भी जहाज थे, चाहे वो ब्रिटिश जहाज हो, चाहे वो जो अमेरिकी जहाज हो, उनको निशाना बनाया गया था। लगातार उनके हमलों का सिलसिला जारी था। इसके बाद जो कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है, और हूथी जो अपने आप को अंसारुल्लाह कहते हैं, उसकी तरफ से जो बयान अब सामने आया है, उसमें उसने कहा है कि लाल सागर के इलाके के अंदर एक नया मोर्चा और एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है अब, क्योंकि अमेरिका की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। और अगर ये जवाबी कार्रवाई होती है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है चंदन, जो बयान सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले आया है, उसके अंदर कहा गया है कि इस तरीके की कार्रवाई के बाद में जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि कई लोग मारे गए हैं। सऊदी अरब का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस इलाके के अंदर, क्योंकि अगर आप मध्य पूर्व एशिया की बात करें, जिसे हम पश्चिम एशिया कहते हैं, उस पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर सऊदी अरब चिंतित इस लिहाज से, क्योंकि हूथी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। अरामको के हमले हमने देखे थे, और उसके बाद से एक शांति वार्ता चल रही थी। जाहिर तौर पर इसके बाद वो शांति वार्ता है वो अब प्रभावित हो गई है बुरी तरह से, और इसके बाद अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो इसके अंदर एक नया मोर्चा इस लिहाज से जरूर खुला है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ये गाजा की लड़ाई को खत्म कर पाता है, इजराइल को क्या रोक पाता है, और अगर नहीं खुलता है तो इस पूरे इलाके के अंदर जो चिंताएं बढ़ी हैं, यही वजह है कि भारत ने अपने 10 युद्धपोत जो हैं वो अदन की खाड़ी के और इस पूरे इलाके के अंदर, अरब सागर के अंदर तैनात किए हैं, क्योंकि भारत की भी चिंता लिहाज से। ठीक है, भारत के लिहाज से के सिन्हा साहब, भारत के लिहाज से ये रूट कितना अहम है और यहां पर भारत की तैयारियां किस तरह की दिखती हैं? देखिए चंदन, भारत के लिए तो यह अहम रूट है। हमारा मेजर ऑयल डिपेंडेंस, जब हम बात करते हैं, जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, तो हम मंडेब से कहते हैं और पर्शियन गल्फ से आती है। जब ये आपका डिस्टर्ब होता है, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, एक अनुमान है कि आने वाले समय में $30 बिलियन पर ईयर का एक हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा। इसलिए भारत ने 10 शिप भेजे, जैसे प्रणय ने बताया है। इसके अलावा कल हमारे रक्षा मंत्री 2 दिन वो थे यूके में, और एक बहुत एग्रीमेंट हुआ है
2024 के अंदर ही वहां पर एक लेटरल ग्रुप जो इनका शिपिंग है यूके का और भारत दोनों जो अरेबियन सी के ऊपर में गश्त करेंगी और 2025 में एक कैरियर ग्रुप भेजेगा वो। तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है, क्योंकि हम भी तलाश रहे हैं जो हम ऑयल की, इवन इंक्लूडिंग जो वेस्ट एशिया से आती है, इवन हमारा जो रशिया से आता है वो भी इस रूट को यूज करता था जी। अभी जो हमें आना है पूरा अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से, केप ऑफ गुड होप से यदि आती है तो केवल वो नहीं कि वहां का खर्चा, अभी जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा दिए निश्चित तौर पर। ठीक है, यानी इसका भारत पर काफी बुरा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अश्विनी सिवाज साहब, जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन ने अब हूती पर अटैक शुरू कर दिया है, अगर हूती के मिलिट्री माइट की बात की जाए तो कितने समय तक वो टिक सकता है या कितने समय तक रेसिस्ट कर सकता है? देखो चंदन, ये डिपेंड करता है कि ईरान कितनी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी जो इसकी फुटप्रिंट है वो ईरान की है। और ये हौती रिबल को और हिजबुल्लाह को जो तैयारी की गई है, ये शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनको ईरान ने ही हथियार दिए हैं। और ये कितना रहेगा ये तो समय बताएगा, मगर ये सच्चाई है, इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब जो रेड सी के अंदर जो लड़ाई स्टार्ट है, अगर हूती रिबल इस तरीके से पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को रोकते रहते तो एक बहुत रॉन्ग मैसेज जा रहा था। अब उनको बता दिया गया है कि आप ये नहीं कर सकते, और हूती रिबल के जो ठिकाने हैं यमन के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, उससे फर्क पड़ेगा। मगर ये लड़ाई लंबी हो सकती है, ये फैल सकती है अगर इसके अंदर ईरान शामिल हो जाता है। ईरान कब शामिल होगा ये तो समय ही बताएगा। ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरान जो है खुल के आया है, और बहरान को वार्निंग भी दी है हौती रिबल ने कि हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, सऊदी को भी, यूएई को। मगर ये सच्चाई है, लड़ाई जो है ये अब कंसंट्रेशन रेड सी की तरफ होगी है, और कहीं ना कहीं इजराइल हमास के ऊपर इतना फोकस नहीं रहेगा। ठीक है, ईरान की अगर बात करें, दीपक वोरा साहब, ईरान की अगर बात की जाए तो जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तो यह माना गया था कि कहीं ना कहीं ईरान का जो माइंड गेम था वो सब पर भारी पड़ा है। सऊदी अरब हो या अमेरिका हो या इजराइल, सबको चेकमेट करने में ईरान कामयाब रहा। लेकिन क्या यह माना जाए कि अब ईरान खुद फंस चुका है? मुझे ये लगता है कि ईरान का जो इस समय रवैया है, पॉलिसीज हैं, वो क्लासिक केस ऑफ ओवर रीच है। उन्होंने सोचा था, सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब 2 साल पहले यूएई की ऑयल फैसिलिटीज पे हमला हुआ था, कुछ महीने के बाद सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज पे हमला किया था हूथियों ने, अमेरिका ने कुछ नहीं किया था। तो ये दोनों देश समझ गए थे कि हूथियों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, ईरान हमारे करीब है। लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ईरान उनको और एनकरेज करता रहा कि ये सऊदी और यूएई वाले जो है बड़े बदमाश हैं, इनको ठोकते जाओ। तो अब मुझे लगता है कि ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है, और अब शायद ईरान के ऊपर अब कोई एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, तो यह माना जा रहा था कि हूती जो है ईरान के इशारे पर ही रेड सी में विमानों, वहां जो जहाज है उनको निशाना बना रहा था लगातार, और ऐसे में विश्व व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। प्रणय, ईरान के मोर्चे से कोई खबर आ रही है कि अपने जो पिट्ठू हैं, जो हूती हैं, इनके समर्थन में किसी तरह के बयान या इस हमले की निंदा, कोई जानकारी? देखिए, दोनों अलग अलग भाषा या कहा जाए फ्रेजोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश इसे जो है इवल एक्सेस कहते हैं। ईरान ने जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क तैयार किया है, जिसके अंदर हूती को आप देख लें, वो भी शिया जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हिजबुल्लाह को देख लें, वो भी एक शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ईरान इसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों के जो दबदबा है या उनका जो प्रभाव है, उसके खिलाफ एक चुनौती का एक्सेस इसे कहा जाता है, जिसके अंदर जो फिलिस्तीनी, जो हमास है, वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन ईरान की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जाहिर तौर पर ईरान अभी ये देखना चाहता है कि किस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन इस पूरे गेम के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसे ट्रैप कहा जा सकता है। इस ट्रैप के अंदर अगर वो फिलहाल फंसते हैं तो देखना होगा कि ईरान तक क्या वो हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईरान एक बड़ा मोर्चा हो सकता है अगर ईरान के ऊपर कोई डायरेक्ट कार्रवाई की गई, तो क्योंकि उसका फॉलोआउट बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने हमला किया है। टॉमहॉक मिसाइलों से हूती के ठिकानों को टारगेट किया है। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं।
अलग अलग तस्वीरों के जरिए अमेरिका और ब्रिटेन ने जो हूती को टारगेट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें हूती क्या है। हूती यमन का एक विद्रोही गुट है जो कि ईरान समर्थित है, शिया आतंकवादियों का एक संगठन है और निश्चित तौर पर जिस तरह से लाल सागर में वो जहाजों को निशाना बना रहा था उससे पूरे विश्व के समुदाय के व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे थे। इन सब के बीच भारत की रणनीति क्या हो? दीपक वोरा साहब, भारत के लिए तो इधर भी दोस्त है उधर भी दोस्त है। अगर बात की जाए मेन प्लेयर की ईरान की तो वो भारत का सहयोगी है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब सभी भारत के सहयोगी हैं। ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजी क्या हो? अभी तक ये हमने नोटिस किया है कि ईरान ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जो जिससे भारत को डायरेक्ट खतरा हो। हाँ, शिपिंग के ऊपर उन्होंने हूथियों ने कुछ किया है, हमारी नेवी ने जाके 2 शिप्स को रेस्क्यू भी किया है। हूथियों को भी ये सबक मिल गया है कि अगर कुछ पंगा लोगे वहां पर तो भारतीय नौसेना बहुत इफेक्टिव एक्शन लेगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं। यूएई के राष्ट्रपति तो अभी कुछ दिन पहले भारत में थे, गांधीनगर में थे, गुजरात में थे। तो ये बहुत टाइट रोप वॉकिंग हमको करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि एक तो जो गल्फ की जो खाड़ी के देश हैं उनके साथ हमारे मजबूत संबंध और मजबूत हों और ईरान के साथ भी हम डायरेक्ट पंगा ना लें। मुझे लगता है कि यही हमारी पॉलिसी रहेगी कुछ देर तक, ताकि हमारे जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उन पर कम से कम असर पड़े। निश्चित तौर पर। और इन सब के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने जिस तरह से हूती पर अटैक किया है, अब यह देखना होगा कि आने वाले कितने दिनों तक यह घमासान चलता है। के सिन्हा साहब, अगर बात की जाए इस जंग की लंबी खिंचती है तो निश्चित तौर पर काफी नुकसान होगा का आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी काफी ज्यादा कुछ इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए इस फ्रंट की तो यह बताया जा रहा है कि जो इजराइल का फ्रंट है वहां से ध्यान इधर की ओर आकर्षित हो जाएगा लोगों का। लेकिन कितने समय तक ये जो फॉल ऑफ है ये चलता रहता दिखता है आपको? देखिए चंदन, मेरा अनुसार है कि यदि हम फुल फ्लेज नहीं जाएंगे तो ये बहुत लंबा खींचेगा और ये लगातार चलेगा। देखिए यमन का 2015 से, सऊदी अरेबिया 2015 से उसको सप्रेस करने की ट्राई कर रहा था मगर कर नहीं पाया और फिर आज वो एक अकॉर्ड, एक बातचीत हो रही है जिसके तरह वो शांति आ, इसलिए वो पैर खींच रहा है। देखिए आज की बात यह है कि उसके नीचे हमें समझना पड़ेगा जो स्ट्रेटेजिकली जिबूटी एक जगह है, वहां पर 4 देशों के, अमेरिका भी है, चाइना भी बैठा है, फ्रांस भी बैठा है और दूसरे देशों के भी लोग वहां बैठे हुए हैं और बहुत नजदीक है वो। जब हम बात करते हैं बल मंडेप की बात करते हैं तो जो ये पूरा का पूरा इलाका, और देखिए भारत ने जो कल किया है, जो सामने आई है, 2025 में एक बैटल ग्रुप हमें ज्वाइन कर रहा है पूरे अरेबियन सी के ऊपर में। तो ये लंबा खींचने वाला है क्योंकि बैटल यहां नहीं है। जो इंडिया, हमने यूरोप की बात की है, जो हम कॉरिडोर चाहते हैं यूएई से, बिकॉज यूएई के भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वहां आए थे, इसके लिए सऊदी अरेबिया, जॉर्डन होता हुआ जो जाएगा ये, जब तक ये नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए ऊपर में जो चाबहार है, जो ईरान का इलाका है, वहां पर भी कल अटैक आया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिटअप हो रहा है, अब बहुत बुरी तरह हिटअप हो रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से हिटअप हो रहा है। और ऐसे में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लंबा खिंचने की आशंका है। इस बड़ी खबर पर और दूसरी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। प्रणय, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।